हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केसर पर। तो जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री की क्लास सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था और हिस्ट्री की ये जो क्लास होने वाली है वो सेकंड क्लास आपके बीच में होने वाली है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास को जानने के स्रोत, कि इतिहास को जानने के स्रोत। भाई क्या सोर्सेज हैं कि आप इतिहास के बारे में पता लगाते हो, इतिहास के बारे में आपको कैसे पता लगा, तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में जानने के जो भी स्रोत हैं उनकी हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको हेडिंग है दिखाई दे रही होगी, सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम परिचय पढ़ेंगे इतिहास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थोड़ा सा हम पहले क्या करेंगे बच्चों, परिचय देखेंगे। भाई क्या परिचय है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का सामान्य परिचय। थोड़ी सी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी सामान्य जानकारी से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो इतिहास क्या होता है कि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, जो भी आपके अतीत के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो चुकी है, जो भी इवेंट्स, ठीक है, जो भी इवेंट्स घटित हो चुके हैं, आपके जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उनका अगर हम क्या कर लें, क्रमबद्ध अध्ययन कर लें। ठीक है ना, तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका हिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, हिस्ट्री अतीत की घटनाओं का। ठीक है, जो भी आपकी पास्ट की जो भी इवेंट है, पास्ट के जो भी इवेंट हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन अगर कर लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये तो भाई हिस्ट्री होता है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इतिहास के प्रकार। कुछ इतिहास के प्रकार यहाँ पर आपको बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास के प्रकार के बारे में देखिए। तो नंबर 1 यहाँ पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। नंबर 1 होता है प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हिस्ट्री को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और नंबर 1 कौन सा है, प्री हिस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको, प्री हिस्ट्री बोलेंगे, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, जिसको हम कहेंगे आदि मानव का काल था। ये क्या था, आदि मानव का काल था। उस समय जो व्यक्ति था वो आदि मानव कहलाता था, जंगलों के अंदर निवास करता था। ठीक है, उसके पास घर वगैरह नहीं थे। ठीक है, जो भी गाड़ियां वगैरह थी वो नहीं थी, वो आदि मानव था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्ट्री। ठीक है ना, द इरा ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम आदि मानव। नेक्स्ट जो सेकंड होता है आपका आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटो हिस्ट्री या फिर आद्य इतिहास बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास हम इसको बोलेंगे। इसको बोलते हैं सभ्यताओं का युग, द इरा ऑफ सिविलाइजेशन, द इरा ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, द इरा ऑफ सिविलाइजेशन, जहां पर सभ्यताओं का विकास हुआ। ठीक है, सभ्यताओं का विकास हुआ, लोग रहना सीखे, किस तरीके से घर होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या व्यवस्था थी उनके। ठीक है, तो ये सब थी सभ्यताओं का विकास, जो पढ़ते हो आप प्रोटो हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो आप। ठीक है, तो एक होता है भाई प्राग ऐतिहासिक, जिसको बोलते हैं हम क्या, आदि मानव काल। ठीक है ना, या अर्ली ह्यूमंस आप बोल सकते हो। और सेकंड होता है आपका आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री, जिसको बोलते हो आप क्या, द एरा ऑफ सिविलाइजेशन। और नंबर 3 है आपका हिस्ट्री। नंबर 3 क्या है, हिस्ट्री। और इसको बोलते हैं राजनीतिक घटनाओं का प्रारंभ। इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर क्या हुई भाई, राजनीतिक घटनाओं का प्रारंभ हुआ यहाँ पर, द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री तो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, भूलना नहीं है, यहीं पर लर्न आपको कर लेना है। नंबर 1 तो क्या होता है भाई, प्री हिस्ट्री। नंबर 1 कौन सा है, प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल है। ये था कौन सा, अर्ली ह्यूमन वाला। क्या था ये, अर्ली ह्यूमंस का जो है ये इरा है। ठीक है, सेकंड क्या होता है भाई, सेकंड होता है प्रोटो हिस्ट्री। क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री। और जो प्रोटो हिस्ट्री है इसके अंदर किसका विकास हुआ भाई, सिविलाइजेशन का इसके अंदर विकास हुआ। किसका हुआ भाई, सिविलाइजेशन का। और नंबर 3
नंबर थर्ड जो है, नंबर थर्ड है हिस्ट्री। ठीक है, नंबर थर्ड क्या है, हिस्ट्री। और हिस्ट्री के बारे में आप जानते ही हो, इसके अंदर क्या है, जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स थे, जो भी क्या थे, पॉलिटिकल इवेंट्स थे, जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उनकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। तो तीनों की तीनों चीजें, ठीक है, भूलना नहीं है, क्लास के अंदर ही आपको लर्न कर लेना है। तीन काल के अंदर इतिहास को बांट सकते हैं। इतिहास क्या होता है, अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है भाई। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं भाई हम। तो अब यहां पर देखिए आप, सभ्यताओं का विकास क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पर, सभ्यताओं का विकास। ठीक है, ये सभ्यताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, सभ्यताएं हम अलग से पढ़ेंगे, पर कुछ बातें हैं जो आपको अभी याद रखनी है। ठीक है, तो सभ्यताओं का जन्म नवपाषाण युग में हुआ। कब हुआ भाई, नवपाषाण युग। ठीक है ना, न्यूलिथिक एज, इसको क्या बोलेंगे भाई, न्यूलिथिक एज के अंदर हम बोलेंगे इसको, नवपाषाण युग के अंदर इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे ही फली फूली। ठीक है ना, सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अलोंग रिवर वैलीज। ठीक है, रिवर वैलीज के अलोंग ही जो है आपकी सभ्यताएं हैं वो फली फूली, फ्लोरिश हुई। ठीक है, इसका क्या रीजन है कि पानी मनुष्य के लिए क्या है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और जहां पर पानी होगा वहीं पर लोग बाग निवास करेंगे। तो वहीं पर लोग बागों ने निवास किया पानी के किनारे पर। ठीक है, पानी के जहां पानी मिलता था। और आप देखोगे कि इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा जो सभ्यताएं हैं वो बनास नदी के किनारे हैं। क्या है, बनास नदी के किनारे आपको सबसे पहले जो सभ्यताएं मिलेंगी वो बनास नदी के किनारे आपको सभ्यताएं मिलेंगी। ठीक है, तो भाई नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास होने का मतलब ये है कि वहां पर पहली आवश्यकता क्या है, जल है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर नदी घाटियों के किनारे ही क्या हुआ, सिविलाइजेशन का विकास हुआ भाई। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रमुख सभ्यता हड़प्पा, कांस्य युगीन सभ्यता है भाई, इस चीज का ध्यान रखना है। जो भारत की प्रमुख सभ्यता है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता आप जो बोलते हो, ठीक है, वो क्या है भाई, कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है वो, कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म ताम्रपाषाण युग में हुआ। कब हुआ भाई, ताम्रपाषाण युग के अंदर क्या हुआ, इनका विकास हुआ। राजस्थान में सभ्यताओं को चरमोत्कर्ष काल ताम्र युग था, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। द पीक पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन इन राजस्थान वाज द कॉपर एज। ठीक है, कॉपर एज यानी कि ताम्र युग। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है भाई। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो किस एज के अंदर हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर एज या ताम्र युग के अंदर सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और जो आपकी भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है, और नदी घाटियों के किनारे ही फली फूली है सभ्यताएं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम भाई, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कि इतिहास के जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, हिस्ट्री के प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वर्ड्स छोटे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको पीडीएफ मिलेगी, तो पीडीएफ के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसीलिए हमको क्या है, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा लेकर के यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें भाई, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट व्यक्ति देख रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन है हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, इंपॉर्टेंट, या आप बोल सकते हो फिगर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट फिगर्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो नंबर वन, इतिहास का पिता। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री इसको बोलते हैं हेरोडोट्स। कौन होता है भाई फादर ऑफ हिस्ट्री, कौन है, हेरोडोट्स है। कौन है, हेरोडोट्स। ठीक है, भारत में इतिहास का जनक, लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कौन है, वेद व्यास। कौन है भाई, वेद व्यास है इंडिया के अंदर। ठीक है, वैसे तो कौन है, हेरोडोट्स है, लेकिन इंडिया के अंदर बात करते तो क्या है, वेद व्यास। क्या है,
वेद व्यास, नाम से ही लग रहा है कि ये भारत का होगा वेद व्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक, इंडिया फर्स्ट हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड बुक, कौन है भाई? राज तरंगिणी। क्या है? राज तरंगिणी। ठीक है, ये फैक्ट्स के रूप में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कहीं कई बार इंस्टीट्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक कौन सी है भाई? राज तरंगिणी है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है भाई? कलहण है। कौन है? कलहण है राज तरंगिणी के लेखक। आगे चलिए, राजस्थान का समग्र इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास, पूरा की पूरा इतिहास, राजस्थान का पूरा की पूरा इतिहास लिखने का प्रयास किया था मोहनोत नैणसी ने। ठीक है, तो आप में से भी कोई हो जो इतिहास लिखने का प्रयास करे। ठीक है, मोहनोत नैणसी ने सबसे पहले जो राजस्थान का इतिहास है वो लेखन का प्रथम प्रयास किया था। मोहनोत नैणसी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। इस चीज का ध्यान रखना है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जो मोहनोत नैणसी था, जो मोहनोत नैणसी था वो जसवंत सिंह, ठीक है, मारवाड़ का एक शासक था भाई जसवंत सिंह, उसका क्या था? दरबारी कवि था। ठीक है ना, दरबारी कवि था। नेक्स्ट, मोहनत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ध्यान रखना है, किसको अबुल फजल कहा जाता है भाई? राजस्थान का मोहनत नैणसी को। राजस्थान के इतिहास परक ग्रंथों का विगत कहा जाता है। इतिहास के जो भी ग्रंथ हैं उनको क्या कहते हैं? हम विगत कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान का महत्वपूर्ण विगत साहित्य कौन सा है? मारवाड़ परगनारी विगत। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है भाई? कर्नल जेम्स टोड है। राजस्थान के इतिहास का जनक तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। ठीक है, घोड़े वाले बाबा जिसको आप बोलते हो। ठीक है, और जो कर्नल जेम्स टोड हैं ये मेवाड़ रियासत के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे भाई। ये लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री एंड कर्नल जेम्स टोड वाज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़ स्टेट। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया? घोड़े वाले बाबा। ठीक है, तो घोड़े वाले बाबा, तो घोड़े वाले बाबा, तो घोड़े वाले बाबा तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा हैं। ठीक है, तो राजस्थान की उसके बाद हम, तो ये थोड़ा सा क्या था, प्रमुख व्यक्ति थे। तो आप एक बार वापस से रिपीट कर सकते हैं भाई, इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स है। कौन है? हेरोडोट्स है। लेकिन हम भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अगर बात करें हम, तो कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है। सबसे पहले इतिहास लिखने का जो प्रयास था वो मोहनोत नैणसी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मोहनोत नैणसी ने कहा था। इसको हम अबुल फजल के नाम से भी जानते हैं। मोहनोत नैणसी को राजस्थान में किसके नाम से जाना जाता है? अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। ये मारवाड़ का जो शासक था जसवंत सिंह, उसका क्या था? दरबारी कवि था भाई। क्या था उसका? दरबारी कवि था। ठीक है, और जो भारत की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक है वो क्या है? राज तरंगिणी है। और ये किसने लिखी थी भाई? कलहण ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कलहण। इसके रचयिता कौन थे? कलहण थे। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के जो जनक हैं वो कर्नल जेम्स टोड है, घोड़े वाले बाबा, और ये मेवाड़ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। चलिए, और पहले भाई हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है बताइए? आप बताओगे ये तो मुझे। कितने में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री के अंदर आदिमानव काल, ठीक है, और प्रोटो हिस्ट्री के अंदर सभ्यताओं का विकास हुआ भाई, और हिस्ट्री इसमें आप पॉलिटिकल इवेंट्स में जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित होती है उनकी स्टडी आप करते हो। ठीक है, तो वो सब चीजें ठीक है। हमारी जो सभ्यताएं हैं वो कहाँ फली फूली भाई? नदी घाटियों के किनारे फली फूली। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। हड़प्पा जो सभ्यता है भारत की, ठीक है, वो किस युग की है भाई? कांस्य युगीन है। कैसी है वो? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। अब राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो है ये है बागौर की सभ्यता है, जो कि कहाँ है? तिलवाड़ा। कहाँ है? तिलवाड़ा। ये बागौर की सभ्यता, तिलवाड़ा, बाड़मेर। ठीक है, ये है राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में नंबर 1 है, ये बागौर की सभ्यता है। ध्यान रखना है कहाँ पर है? तिलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, बागौर सिविलाइजेशन, तिलवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान में ताम्रवीर सभ्यताओं की जननी, ठीक है,
ये है गणेश्वर सभ्यता भाई। क्या है? राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की अगर जननी पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप? गणेश्वर सभ्यता है। क्या है? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। द मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन इन राजस्थान, गणेश्वर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं भाई। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपका रिवीजन भी यहीं पर हो रहा है, तो आपको लर्न करने में भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए देखिए, तो इतिहास के कुछ ग्रंथ हैं भाई। ठीक है, इतिहास के प्रमुख ग्रंथ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इतिहास के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। उन टर्म्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ से भी कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप भाई ये बता दीजिए मुझे, क्या बता दीजिए कि हिस्ट्री को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है भाई? सबसे पहले तो आप ये बताइए हिस्ट्री को। ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कौन सा है? प्री हिस्ट्री। नंबर 2 कौन सा है भाई? प्रोटो हिस्ट्री। नंबर 3 कौन सा है भाई? हिस्ट्री है। कौन सा है? हिस्ट्री। इसके अंदर आदि मानव, इसके अंदर सभ्यताओं का विकास, और इसके अंदर क्या हुआ भाई? पॉलिटिकल इवेंट्स जो भी घटित हो रहे हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। चलिए अब हम बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए भाई, हिस्ट्री के फादर कौन हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री तो कौन है भाई? फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें हम तो कौन है? हेरोडोट्स। कौन है? हेरोडोट्स हिस्ट्री के फादर हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर तो सर कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है भाई इंडिया के अंदर तो। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं हम भैया राजस्थान की, किसकी बात कर देंगे? राजस्थान की बात कर देंगे। तो राजस्थान में तो घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड है। कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। ठीक है, सबसे पहले इतिहास लिखने की कोशिश करी भाई मुहणोत नैणसी ने। किसने की? मुहणोत नैणसी ने की थी भाई। किसने की थी? मुहणोत नैणसी ने। ठीक है, राजस्थान का अबुल फजल इसको कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं राजस्थान का। ठीक है, किसका दरबारी कवि था भाई? ये जसवंत सिंह राजा जो मारवाड़ का शासक था उसका दरबारी कवि था। हमारी जो मानक पुस्तक है वो राज तरंगिणी है। किसने लिखी थी? कलहण ने लिखी थी भाई। किसने लिखी थी? कलहण ने लिखी थी। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सबसे एंशियंट जो सिविलाइजेशन है, प्राचीन है, वो है बागोर। ठीक है, और दूसरी है गणेश्वर। और गणेश्वर तो क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। क्या है? जननी है भाई। चलिए चलिए, तो अब प्रमुख ग्रंथ देखते हैं भाई। ग्रंथों की बात करेंगे तो बात नंबर 1 क्या है? बात। तो कथा कहानी वाले जो ग्रंथ होते हैं अपन नहीं कहते बात, बात कहते हैं। तो बात क्या होता है? कथा और कहानी वाले जो ग्रंथ होते हैं। बुक्स कंटेन स्टोरीज एंड लीजेंड्स, जिनके अंदर स्टोरीज होती हैं और लीजेंड्स। ठीक है, लीजेंड्स। ठीक है, तो उनको कहते हैं, उसको कहते हैं बात। क्या कहेंगे? उसको बात कहेंगे। नेक्स्ट है ख्यात। ख्यात क्या है? शासकों की प्रशंसा वाले ग्रंथ। ऐसे ग्रंथ बेटा जो शासकों की प्रशंसा करते हैं उसको बोलते हैं ख्यात। बुक्स कंटेनिंग प्रीज ऑफ रूलर्स। ठीक है, तो बात तो कथा कहानी वाले ग्रंथ है, कथा हुई, कहानी हुई, वो तो क्या है? बात है। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जो ख्यात होते हैं वो शासकों की प्रशंसा वाले ग्रंथ होते हैं, ख्यात। और विगत क्या होता है भाई? इतिहास परक ग्रंथ होते हैं। ये क्या होते हैं? इतिहास परक ग्रंथ है। और जो हमारा इतिहास परक ग्रंथ है सबसे महत्वपूर्ण वो कौन सा है? मारवाड़ी परगनारी विगत। नेक्स्ट है फरमान। फरमान भाई, आप लोग ने वो अकबर बीरबल तो देखा ही होगा। अकबर बीरबल के अंदर वो कहता है कि फरमान जारी किया जाए। ठीक है, फरमान जारी किया जाए। तो फरमान क्या होता है? यह एक शाही आदेश होता है। क्या होता है? शाही आदेश होता है, जिसे शहजादे या मुगल बादशाह जारी करते हैं। कौन जारी करता है भाई? या तो शहजादा जारी करे या फिर कौन करे? मुगल बादशाह जारी करे। क्या है ये? एक शाही आदेश, फरमान जारी किया जाए। ठीक है, अकबर बीरबल देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट तो ये होता है भाई फरमान। रुक्का। रुक्का क्या है? राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहते हैं। राज्य के जो भी अधिकारी आपस में क्या करते हैं? पत्र व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? रुक्का। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन स्टेट ऑफिशियल्स, उसको बोलते हैं रुक्का। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
रुक्का इंपॉर्टेंट है, ख्यात इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट फरमान वगैरह आप ध्यान रख ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सनद। सनद एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को जागीर प्रदान करता था। क्या था भाई? सनद एक प्रकार की स्वीकृति होती थी, ये एक प्रकार की स्वीकृति है सनद। सनद क्या है? एक प्रकार की स्वीकृति है भाई, क्या है? स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को क्या जागीर प्रदान करता था, ठीक है। नेक्स्ट खरीदा। खरीदा क्या होता था भाई? खरीदा ये खरीदने वाला खरीदा नहीं है, ठीक है। खरीदा यह उन पत्रों को कहा जाता था जो एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाता था, उसको बोलते थे हम क्या? खरीदा। लेकिन जो पत्र व्यवहार होता था उसको क्या बोलते थे? रुक्का बोलते थे। उसको क्या बोलते थे बच्चों? रुक्का बोलते थे। लेकिन एक शासक को दूसरे शासक के लिए जो भेजा जाता है, ठीक है, पत्र, उसको बोलते हैं क्या? खरीदा। क्या बोलते हैं उसको? खरीदा। तो ध्यान रखना है भैया, खरीदा के अंदर खरीदा और रुक्का, ठीक है, और रुक्का, ठीक है। ये तो क्या है भैया? ये तो जो भी ऑफिशियल लोग हैं, ठीक है ना, जो भी अधिकारी वगैरह लोग हैं उनके बीच में जो भी पत्र का व्यवहार होता था, ठीक है ना, जो भी ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, ठीक है, जो भी अधिकारी हैं उनके बीच में जो पत्र व्यवहार होता था उसको रुक्का बोलते हैं। खरीदा बोलते हैं जब एक शासक दूसरे शासक को पत्र व्यवहार भेजता था तो उसको खरीदा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हकीकत बही। हकीकत बही, इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख मिलता था भाई। हकीकत बही, हकीकत बही, बस देखो कैसे कैसे वर्ड है, मतलब आप अंदाजा एनालाइज करके अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इसके अंदर राजा की दैनिक दिनचर्या होगी। हकीकत बही, ठीक है। देखिए क्या है? हकीकत बही, ये लो भाई, हकीकत, इसके अंदर हकीकत होती थी भाई, हकीकत बही, ठीक है, हकीकत बही, ये लो भाई, हकीकत बही। नेक्स्ट नेक्स्ट है खरीदा वही। इसमें राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल होती थी, ये खरीदा वही, ठीक है। तो जो खरीदा है, ठीक है, खरीदा और खरीदा वही, खरीदा वही, खरीदा और खरीदी, खरीदा वही। इसमें जो खरीदा के अंदर तो क्या था? एक शासक दूसरे शासक से पत्र व्यवहार करता था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? जो भी पत्र के अंदर पत्र की जो भी नकल है वो होती थी उसको बोलते हैं हम क्या? खरीदा वही। उसको क्या बोलते हैं? खरीदा वही। तो खरीदा, खरीदा वही, रुक्का क्या होता है, खरीदा क्या होता है, ये सब आप जान चुके होंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हकीकत वही, हकीकत वही क्या होती है भाई? दैनिक दिनचर्या राजा की, ठीक है। सनद क्या होता है? एक प्रकार की स्वीकृति होती है जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को जागीर प्रदान करता था। तो ये प्रमुख क्या हो गए भाई? इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं ये, ठीक है। इनको हिस्ट्री में इन नामों से जाना जाता है भाई, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको कंटेंट प्रॉपर मिल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संस्थान, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखना है आपको भाई, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संस्थान, ठीक है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई भाई? 1955 के अंदर हुई। कब हुई? 1955 के अंदर इसकी क्या हुई भाई? इस्टेब्लिशमेंट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजस्थान स्टेट आर्चीज कब हुई भाई? आर्ची की 1955 में। कहाँ हुई? 1955। और कहाँ हुई भाई? जयपुर के अंदर हुई। कहाँ हुई? जयपुर के अंदर। अभिलेखागार, जहाँ पर अभिलेखों को सुरक्षित रखते हैं वो होता है अभिलेखागार। तो कब हुई? 1955। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 1960 में इसे बीकानेर परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन 1960 के अंदर कहाँ चेंज कर दिया इसको? बीकानेर के अंदर इसको परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए भाई, इट वॉज शिफ्टेड ऑफ बीकानेर इन 1960। उसके बाद, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हाँ, राजस्थान अभिलेखागार की स्थापना कब हुई भाई? 1955 के अंदर हुई, जयपुर के अंदर, लेकिन 1960 में से क्या कर दिया? बीकानेर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद ये टर्म है आपकी न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन्स, इसको बोलते हैं हम क्या?
सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होता है भाई? अभिलेखों या शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? एपिग्राफी कहते हैं। ध्यान रखना है भैया, एपिग्राफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैलियोग्राफी, लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? पैलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट। द स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट क्या कहलाता है भाई? पैलियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी, ठीक है, ये पैलियोग्राफी। नेक्स्ट, पैलियंटोलॉजी, जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियंटोलॉजी कहते हैं। चारों की चारों टर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस भी थोड़ा थोड़ा सा ही। पैलियोग्राफी, पैलियंटोलॉजी, ठीक है। तो पैलियंटोलॉजी तो क्या है भाई? जीवाश्मों का अध्ययन है। क्या है? जीवाश्मों का अध्ययन है पैलियंटोलॉजी। जबकि पैलियोग्राफी क्या है? लिपियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? जो है पैलियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है भाई? सिक्कों का अध्ययन है। क्या है? सिक्कों का अध्ययन। प्राचीन काल में जो भी सिक्के मिले थे उनके अध्ययन को हमने क्या बोल दिया? न्यूमिस्मेटिक्स बोल दिया है। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? अभिलेखों या शिलालेखों, जो भी पत्थर पर उत्कीर्ण लेख थे, ठीक है, उनको बोलते हैं हम क्या? शिलालेख वगैरह, तो उनको बोलते हैं एपिग्राफी बोलते हैं। पैलियोग्राफी, लिपियों का अध्ययन, जो पत्थरों पर जो हैंड राइटिंग लिखी गई थी बेटा, वो किस भाषा में थी, उसको, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम? पैलियोग्राफी। और जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं पैलियंटोलॉजी, ठीक है। तो ये हुई भाई आपकी जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय की हमने यहां पर बात की, ठीक है। अब हम इतिहास को जानने के स्रोत के अंदर सबसे पहले हम ले रहे हैं किसको? इंस्क्रिप्शंस। किसको लेंगे? इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख को लेंगे। क्या लेंगे? अभिलेखों को लेंगे, ठीक है। अभिलेख या शिलालेख हम बोल दें, ठीक है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, अभिलेखों से, शिलालेखों से। और परिचय से भी आपको एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है परिचय से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो परिचय को बहुत अच्छे तरीके से, वैसे मैंने आपको क्लास के अंदर लर्न कराया है, तो कम से कम आप उसको ध्यान रखना है, ठीक है। अभिलेख, तो वही बात क्या होती है? ऐसे मत सोचो आपके सर भूल गए, पूछेंगे, वापस से पूछेंगे भाई। बात क्या होती है? बात, जिसके अंदर क्या हो? कहानी हो, या फिर क्या हो भाई? जिसके अंदर क्या हो? कथा हो, उसको बोलते हैं हम क्या? बात। उसका क्या बोलते हैं? बात। रुक्का क्या होता है भाई? रुक्का। अधिकारियों के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रुक्का बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? रुक्का। लेकिन खरीता क्या होता है भाई? खरीता ये शासकों के बीच में होता है सर। क्या होता है ये? शासकों के बीच में होता है, ठीक है। वही खरीता या खरीता, वही जो भी है, ठीक है। ये क्या होता है भाई? ये नकल होती है। क्या होती है? ये नकल होती है शासकों के पत्रों की। क्या होती है? ये नकल होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। फरमान क्या होता है भाई? तो फरमान क्या होता है? कोई आदेश होता है जो किसी मुगल बादशाह या उसका जो लड़का है, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है, ठीक है। सनद क्या होता है भाई? ठीक है, ये एक स्वीकृति होती है। सनद क्या होती है? एक स्वीकृति होती है, ठीक है। जागीर प्रदान करने के लिए जो स्वीकृति होती है उसको बोलते हैं हम क्या? सनद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सनद, ठीक है। और दैनिक दिनचर्या की बात किसके अंदर की जाती है भाई? उसके, उसका भी बताना। हकीकत वही। क्या होती है वो? हकीकत वही, ठीक है। हकीकत वही, ठीक है। हकीकत वही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए वहाँ से, ठीक है। तो चलिए अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे अब। चलिए एक एक करके हम अभिलेख, जो भाई अभिलेख बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वैसे भी मैंने आपसे पहले ही कहा है, प्राचीन इतिहास से या इतिहास को जानने का जो स्रोत है वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन बन जाए तो वो आप परिचय से बन जाए, इधर से बन जाए, कहीं से बन जाए, ठीक है। पढ़ना तो अपने को सब है, क्योंकि अपन क्या है, रिस्क तो ले नहीं सकते भाई। क्या हुआ भाई? संस्थान हमने पढ़ ही लिए हैं। चलिए,
भाई फर्स्ट है जो अभिलेख है वो है बड़ली का अभिलेख या बड़ली इंस्क्रिप्शन, बड़ली। ठीक है, तो ध्यान रखना है बड़ली का जो अभिलेख है उसका स्थान, क्या स्थान का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अजमेर के अंदर है। कहाँ से मिला है ये? अजमेर के अंदर। अब शिलालेख क्या होता है? जो भी पत्थरों पर उत्कीर्ण लेख होते हैं, ठीक है, उनको शिलालेख या अभिलेख कह दिया जाता है। ठीक है, अभिलेख और शिलालेख में क्या अंतर है भाई? अभिलेख और शिलालेख के अंदर क्या डिफरेंस है? अभिलेख और शिलालेख, ठीक है, इंग्लिश के अंदर आप इनको एक ही टर्म के अंदर यूज कर लेते हो, इंस्क्रिप्शन आप बोल देते हो इनको। ठीक है, तो शिलालेख जो होते हैं ये स्टोन पर लिखे जाते हैं, पत्थरों पर लिखे जाते हैं भाई, लेकिन इनको हम कहीं भी लिख सकते हैं, मिट्टी पर भी लिख सकते हैं, कहाँ? कहीं भी, मिट्टी पर भी, पत्थरों पर भी, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये केवल कहाँ? स्टोन पर लिखे जाते हैं भाई शिलालेख। ठीक है, तो अभिलेख की बात की जा रही है यहाँ पर, और जो बड़ली का अभिलेख है वो अजमेर राजस्थान के अंदर है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका टाइम क्या है भाई? 443 ईसा पूर्व। क्या है? 443 BCE, ये 443। ठीक है, 443। ठीक है, अगर हो सके तो टाइम भी याद करना, लेकिन इसका, ठीक है, क्योंकि कभी कभी टाइम से भी, वैसे भी हम कम अभिलेख ले रहे हैं तो पूरी डिटेल आप लर्न कर लेना, इसकी क्या फीचर्स थे भाई, क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ध्यान रखना है ये, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है भाई? बड़ली का है। पुष्कर का प्राचीन नाम इसमें क्या मिलता है? कोंकण तीर्थ था। क्या था? कोंकण तीर्थ इसके अंदर पुष्कर है, उसका प्राचीन नाम मिलता है कोंकण तीर्थ। सबसे प्राचीन अभिलेख है बड़ली का शिलालेख। यह जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है भाई? जैन धर्म से संबंधित है बड़ली का शिलालेख। ठीक है, इसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति का उल्लेख है भाई, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के भी उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन कौन सा है? बड़ली है, और पुष्कर का नाम कोंकण तीर्थ इसके अंदर मिलता है, और इसमें जैन धर्म से संबंधित है ये बड़ली का अभिलेख। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 2-3 लाइनें हैं, वो आप कैसे भी लर्न करें, पर लर्न आपको करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये तो हुआ भाई बड़ली, बिजोलिया का अभिलेख। नेक्स्ट कौन सा है? बिजोलिया। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन नाम आपने सुना हो, क्या पता आप वैसे 12th पास आउट हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए, नहीं सुना तो